वंदे मातरम विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने महात्मा गांधी जी के आरंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के बारे में पढ़ा। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अपनी कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में लागू रॉल्ट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी बच्चों, यहीं से असहयोग आंदोलन के कारण भी शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं रॉल्ट एक्ट पर। एक ऐसा काला कानून जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार भारत में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना चाहती थी। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक कैद किया जा सकता था। इन शॉर्ट, ना अपील, ना वकील, ना दलील। गांधी जी ने रॉल्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़ताल रखी। जगह जगह पर रैली जुलूस निकाले गए, दुकानें बंद हो गई और यह आंदोलन धीरे धीरे भारत में फैलने लगा। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा पंजाब और दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर थोड़ी सी हिंसात्मक घटनाएं भी शुरू हो गई, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी जी बम्बई से दिल्ली और पंजाब की तरफ चले, परंतु पंजाब से ही उनको वापस भेज दिया गया। आंदोलन पंजाब में बढ़ रहा था। अंग्रेजी सरकार ने 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को कैद कर लिया। अपने लोकप्रिय नेता के बंदी बनाने पर लोगों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया तो पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। 13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का एक काला दिन। ये दिन बैसाखी के त्योहार का भी दिन था। जलियांवाला बाग में मेला लगा था। इसी बाग के एक कोने में अपने नेताओं की गिरफ्तारी और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सभा का आयोजन किया हुआ था। उसी समय जनरल डायर ने बाग को घेर लिया और चेतावनी दी कि 3 मिनट में बाग को खाली कर दिया जाए, जिसको सुनकर भीड़ में अफरा तफरी मच गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निकलने का सिर्फ एक ही द्वार था। और इसके बाद जनरल डायर ने 10 मिनट लगातार लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई, जिसमें काफी संख्या में निर्दोष लोग, महिलाएं और बच्चे जो मेला देखने आए थे वो भी मारे गए। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे और अब समय आ चुका था एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन को चलाने के लिए। महात्मा गांधी जी का मानना था बिना हिंदू मुस्लिम एकता के ये संभव नहीं हो सकता है। ऐसा ही कुछ मानना मुसलमानों का भी था। खिलाफत समिति, जिसका गठन मार्च 1919 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक गुरु की रक्षा करना। उनको लगता था कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद उसके ऊपर कठोर संधियां थोपी जाएंगी, खलीफा की सारी शक्तियां खत्म करती जाएंगी। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम इस मुद्दे पर संयुक्त कार्यवाही के लिए महात्मा गांधी से मिले, जिसका परिणाम ये हुआ सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को राजी कर लिया। अब यहाँ पर एक बात बताऊंगी बच्चों कि यहाँ पर आंदोलन के लिए राजी किया गया था, आंदोलन के ऊपर मोहर लगनी अभी बाकी है। क्या आपके मन में ये विचार आया बच्चों कि असहयोग ही क्यों? मेरे मन में तो आया। आइए अब इसकी ही चर्चा करते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ये चर्चा की कि भारत में ब्रिटिश राज भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और अगर भारत के लोग अपना ये सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन साल भर में ही ढह जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब तैयार की गई आंदोलन की रूपरेखा। महात्मा जी का मानना था कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाए। सबसे पहले लोगों द्वारा सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटाया जाए। सरकारी सेवाएं, पुलिस, न्यायालय, विधानसभाओं, पाठशालाओं, विदेशी सामान आदि का बहिष्कार किया जाए। रूपरेखा तैयार हो गई और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति पर मोहर लग गई। और अब समझेंगे आंदोलन आगे कैसे बढ़ा। आंदोलन शहरों और गांवों में अलग अलग ढंग से आगे बढ़ा। शहरों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि, जो उनको अंग्रेजों से उनके सहयोग के लिए प्राप्त हुई थी, को लौटा दिया। और गांधी जी का अनुसरण करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां, पदवियों को लौटाना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग एक विरोध का ऐसा तरीका जो किसी दुकान या दफ्तर के भीतर जाने वाले रास्ते को रोक कर किया जाता था।
तो इस तरह से शहरों में आंदोलन बढ़ने लगा। अब बात करते हैं गांव की। गांव में भी आंदोलन एक नए रूप में आगे बढ़ा। गांव के जो किसान थे, जमींदार या फिर बढ़े हुए करों से परेशान थे। यहाँ पर इनका नेतृत्व कर रहे थे सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो कि एक गिरमिटिया मजदूर थे। यहाँ भी एक नया शब्द आया, गिरमिटिया मजदूर। वे व्यक्ति जिनको फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज में एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, उनको गिरमिटिया मजदूर बोला जाता था। यहाँ रामचंद्र बाबा उनका अनुसरण कर रहे हैं। किसानों की काफी समस्याएं हैं और इस आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी ने जून 1920 में अवध का दौरा भी किया था। किसानों की समस्याओं को समझा भी था और आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही उनके करों में कटौती करवाई जाएगी। और इस तरह से जो ये आंदोलन था पूरे भारत में फैल गया। से आंदोलन आगे बढ़ा, वैसे वैसे अंग्रेजों के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। इन अत्याचारों को देखते हुए महात्मा गांधी ने लॉर्ड रीडिंग को ये चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के अंदर इन अत्याचारों को बंद कर दिया जाए, नहीं तो वो करने देंगे, ऐसा आंदोलन भी शुरू कर देंगे। परंतु इस बात को 1 सप्ताह की अवधि भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चोरी चोरा घटना ने संपूर्ण राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को एक जुलूस के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उत्तेजित भीड़ ने उस पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना की जानकारी जब महात्मा गांधी जी को मिली तो उन्होंने 11 फरवरी को बारदौली में आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी और इस प्रकार यह आंदोलन यहाँ पे खत्म हुआ। एक ऐसा आंदोलन जो कि पूरे भारत में फैल चुका था। लोगों की उम्मीद थी कि इस बार तो हम अंग्रेजों को बाहर निकाल पाएंगे, वो यहीं पे खत्म हुआ। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। अब उसी के आधार पर कुछ सवाल मैंने आपको लिखने के लिए दिए हैं। इन जवाबों को अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।